हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पुराने इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, जो साइंस एक्सपर्ट्स थे, वो हमेशा इस बात को सोचते रहे पुराने समय से ही कि क्या मैटर की कोई अनसीन फॉर्म होती है, क्या मैटर कुछ ऐसे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिनको हम देख नहीं पाते। इंडिया में भी जो मैटर की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट का मतलब कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। हमारे आसपास पाई जाने वाली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 500 बीसी से ही, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले से ही उस वक्त के साइंस एक्सपर्ट्स के दिमाग में था। एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड ने ये कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें, पदार्थ को, मैटर को डिवाइड करते रहें, तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते रहेंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी जब उस स्टेज के बाद हम और डिवीजन यानी और आगे छोटे पार्टिकल्स नहीं कर पाएंगे, उससे छोटा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उस स्टेज को नाम दिया गया परमाणु, यानी जिसको आज हम एटम कहते हैं, उस वक्त उसको क्या नाम दिया गया था? परमाणु नाम दिया गया था। इंडियन फिलोसोफर्स थे एक पकुधा कात्यायामा, इन्होंने इसी डॉक्ट्रीन को आगे बढ़ाया और क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं, ये पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं और अलग अलग तरह का मैटर फॉर्म करते हैं। ये जिस तरीके से कंबाइन करेंगे, अगर इनके कंबिनेशन का तरीका बदल जाएगा तो मैटर भी बदल जाएगा। उसी दौरान एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैटर को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकेगा। और उस सबसे छोटे पार्टिकल को डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम्स। सो द वर्ड एटम वाज कॉइन्ड बाय डेमोक्रिटस। एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। ये वर्ड जो है ना एटम, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल, आगे डिवाइड ना किया जा सकने वाला। तो ये जो सारी अभी तक हमने पढ़ी, ये सारी फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस थी, इनका कोई प्रूफ नहीं था, कोई वेरिफिकेशन नहीं था, इनका ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं किए गए थे इन आइडियाज़ को प्रूव करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए। लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट जो थे वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के डिफरेंसेस को समझ चुके थे, पढ़ चुके थे, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर चुके थे। अब वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि एलिमेंट्स किस तरीके से और क्यों कंबाइन करते हैं, और जब वो कंबाइन करते हैं तो क्या होता है। एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को लेके क्या कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्या कुछ नियम हैं जिनको एटम्स कंबाइन करते वक्त फॉलो करते हैं। ये बात जो है वो उस वक्त के साइंटिस्ट्स को पता करनी थी और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट करने शुरू किए। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करके एंटोइन लेवोइजियर ने केमिकल साइंसेज की फाउंडेशन की, केमिस्ट्री को स्टार्ट किया एक तरीके से। और कैसे स्टार्ट किया उन्होंने? लेवोइजियर और जोसेफ प्रोस्ट ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो लॉज, 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रपोज किए, प्रपाउंड किए, पूरे वर्ल्ड को बताए कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो इन 2 लॉज को हमेशा फॉलो करते हैं। उनमें से पहला था, उन 2 लॉज में से पहला था, उन 2 लॉज में से पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों लॉज देखिए यहां पे लिखा है, लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने इनको प्रपोज किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जब भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो मास में कोई चेंज नहीं आता। ये प्रूव करना चाहता है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी ली गई है। यहां पे कुछ सीरीज लिया गया है मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट। ऐसे ही वाई सीरीज में भी कुछ कंपाउंड्स लिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आपको क्या करना है, इन में से कोई एक और इनमें से कोई एक लेना है आपको और उसका 5% सॉल्यूशन तैयार करना है। 5% सॉल्यूशन तैयार करने के बाद आप एक्स सॉल्यूशन को तो एक टेस्ट ट्यूब में भर के इस तरीके से लटका देंगे
और y सॉल्यूशन को इस तरीके से यहां पे ये जो सॉल्यूशन है दिस इज सॉल्यूशन y। अब इस कोनिकल फ्लास्क को आप एक कोक से बंद कर देंगे ताकि अगर कोई गैस रिलीज हो तो वो बाहर ना इवॉल्व हो पाए। थ्रेड के साथ हमने इस तरीके से इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर लटकाया है कि शुरू में बिना हिलाए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रही। अब आप इस सेटअप का वेट कीजिए, वेट का मतलब इसको वजन कीजिए और वजन को नोट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से हिलाइए। हिलाने से क्या होगा, सॉल्यूशन X बाहर निकलेगा और सॉल्यूशन Y के साथ कंबाइन करेगा, यानी देयर विल बी केमिकल रिएक्शन, देयर विल बी केमिकल कॉम्बिनेशन। और जब केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा से फिर से आप इस अपरेटस को जो है वजन कीजिए। तो आप पाएंगे कि शुरू में आपने जो वजन किया था केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले, वो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद किए जाने वाले वजन के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास में कोई चेंज नहीं आता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आगे आता है हमारा सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है, देखिए यहां जो चीजें समझाई गई हैं मैं उनको आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है, तो एलिमेंट्स के मास का जो रेशो होता है वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2O की बात करूं, वाटर की बात करूं, आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा H2O के बारे में, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो होता है, यानी अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 8 ग्राम। अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 16 ग्राम। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 24, यानी 24 ग्राम। यानी इनका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा हमेशा। फॉर एनी मास ऑफ वाटर द मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी 1:8। ठीक है, हमेशा 1:8 ही रहेगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई नया केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं तो उस केमिकल सब्सटेंस में, उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस में, जैसे कि हमने यहां वाटर लिया है, तो जो एलिमेंट्स का रेशो है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे एक और केमिकल कंपाउंड ले लेते हैं हम, NH3 ले लेते हैं हम। ठीक है, NH3 जो हमारा कंपाउंड है, अमोनिया बोलते हैं हम इसको, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो रहता है दैट इज ऑलवेज 14:3। वो हमेशा 14:3 होता है। यानी इफ यू आर टेकिंग 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन 3 ग्राम ऑफ 14 ग्राम ऑफ अगर नाइट्रोजन लिया हमने तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना होगा, हाइड्रोजन का कंटेंट कितना होगा, 3 ग्राम होगा अमोनिया में। ठीक है, 17 ग्राम अगर हमने अमोनिया लिया है सपोज, तो 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम तो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और 3 ग्राम क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा। इन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या रहेगा, 14:3 ही रहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, आगे आता है साइंटिस्ट के पास अगली प्रॉब्लम क्या थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लैवोसियर और प्राउस्ट ने दे दिया हमें। अब अगली प्रॉब्लम थी कि इन लॉज को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी उन्होंने पेश की दुनिया के सामने, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो शुरू में आइडिया था, जो शुरू में फिलोसफी थी कि हमारे आसपास के मैटर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उन पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने नाम भी दे दिया था एटम। तो इन्होंने, डाल्टन ने क्या किया, जो पुरानी फिलोसफी थी और जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उन दोनों को कंबाइन करके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है दुनिया के सामने लेके आई है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया था, ये 6 पॉइंट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी करनी चाहिए अच्छे से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, इसके जो 6 पॉइंट्स हैं ये सारे मैं आपको एक एक करके अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। उन्होंने क्या कहा कि चाहे कोई एलिमेंट हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, चाहे कोई मिक्सचर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना होता है।
ये सबसे पहले उन्होंने, ये बेसिस था उनकी थियरी का, डाल्टन एटॉमिक थियरी का। और उनकी थियरी के 6 पोस्टुलेट्स हैं। इनको पोस्टुलेट्स इसीलिए कहा गया है, प्रिंसिपल्स नहीं है ये पोस्टुलेट्स हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में, कि जितना भी मैटर है हमारे आसपास वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम से अपने आप को रीअरेंज करते हैं, एक जगह से छुट के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं। एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, एटम्स को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता और एटम्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, एटम्स जितने हैं, जिस एलिमेंट के जितने एटम्स शुरुआत में थे, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उतने ही रहेंगे। एक एटम के जो एलिमेंट हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा आइडेंटिकल होगा। फॉर एग्जांपल, ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक ये एटम है और एक ये एटम है, तो इन दोनों का जो मास होगा और इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर 2 एटम्स हमने अलग अलग एलिमेंट के ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया और एक नाइट्रोजन ले लिया, अब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, तो इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा और मास में भी कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे अगर मुझे वाटर फॉर्म करना है तो H2O, ठीक है, तो स्मॉल होल नंबर्स में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने क्या किया? कंबाइन करके क्या बना लिया? एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, एक कंपाउंड बना लिया। 6th जो पॉइंट है ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे कि ये वाटर एक कंपाउंड है, इसमें जो ये नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों के फिक्स रहेंगे। जैसे कि H2O है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो जहां भी आप वाटर लेंगे, सॉलिड स्टेट में लो, लिक्विड स्टेट में लो या गैसियस स्टेट में लो, उसके केमिकल फॉर्मूला में H2O ही लिखेंगे, यानी हर 2 हाइड्रोजन के ऊपर 1 ऑक्सीजन होगा बाय नंबर। रेशो बाय नंबर कितना है? 2:1। रेशो बाय मास कितना है? 1:8। कैसे आया? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास हुआ 2, 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। ये आपको चैप्टर के अगले पार्ट में आपको केमिस्ट्री में जो आपका सेकंड टर्म केमिस्ट्री है उसमें आपको याद करने को मिलेगा। ये 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 2:16, 2 से कैंसिल करने पे आता है 1:8। तो H2O में अगर मैं रेशो बाय नंबर ऑफ एटम के हिसाब से रेशो निकालूं तो 2:1 आएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं रेशो बाय मास निकालने की कोशिश करूं तो रेशो बाय मास आएगा 1:8, क्योंकि 1 हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम का, 1 ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम का, 16 ग्राम्स का। अब बाद में जाके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स को जो है वो डिस्प्रूव भी कर दिया गया। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, एटम को आगे डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स को भी आगे डिवाइड करना सीख लिया अब तो हमने, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसको आगे फर्दर डिवीजन हमने सीख लिया उनका भी। आगे ने इन्होंने क्या कहा, थर्ड पॉइंट पोस्टुलेट भी इनका प्रॉपरली करेक्ट नहीं था। जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन ले लीजिए आप, ठीक है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 12 और एक 14। ये मिल जाते हैं हमें, और भी हो सकते हैं लेकिन ये हमें नेचर में अमूमन मिल जाते हैं। तो कार्बन 12 ये भी कार्बन है, इसका मास होता है 12 ग्राम एक एटम का। और ये है कार्बन 14, इसमें एक कार्बन का मास होता है 14 ग्राम। तो एक ही एलिमेंट है, दोनों कार्बन है लेकिन फिर भी दोनों का मास अलग अलग है। इनको कहा जाता है आइसोटोप्स, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। लेटर पार्ट में आप जो हैं आगे जाके हम केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट पे जो है इनका डिस्प्रूव हो गया। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट भी आगे जाके डिस्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके सिलेबस में आएगा तब आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से, कि ऐसा भी हो सकता है कि सेम मास वाले 2 एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हों, ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम के साथ ऐसा हो सकता है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एटम होता क्या है। देखिए, व्हाट इज एन एटम। एटम वो छोटी यूनिट है, वो सबसे छोटी यूनिट है जो हमारे आसपास के
सब्सटेंसेस को, मैटर को बनाती है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने नाम दिया है एटम। जिस तरीके से दीवार बनाने के लिए जो मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, वो ईंटों को जोड़ता है, उसी तरीके से मैटर को बनाने के लिए एटम्स को जोड़ा जाता है। जिस तरीके से एंट्स, चींटियां अपना एंट हिल बनाने के लिए रेत के पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स को जोड़ती हैं, ठीक उसी तरीके से मैटर को बनाने के लिए एटम्स को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। अब एटम्स कितने बड़े होते हैं? एटम्स बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ज्यादातर जो सेल्स हैं, सेल के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी आपका टॉपिक है सेल का। तो सेल आप समझिए, सेल ज्यादातर जो सेल्स होते हैं, सारे तो नहीं, ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आते, और एक सेल के अंदर हजारों लाखों एटम्स होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एटम कितना छोटा है। एटम बहुत 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 ज्यादा छोटा जो पार्टिकल है वो एटम है। एक सेल, एक बैक्टीरिया सेल, एक वायरस सेल जो कि हमारे हाथों पे, हमारी बॉडी पे, हमारे आसपास मौजूद होता है और छोटे साइज की वजह से हमें नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, वो इतना छोटा सेल भी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है। अब आप सोच सकते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा रहा होगा। ठीक है, एटम का जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है वो नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है, जहां 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। ये बहुत ही छोटी यूनिट है लेंथ मेजर करने की। ठीक है, यहां पे दे रखा है, रेडियस दे रखा है अलग अलग एटम्स का। हाइड्रोजन का रेडियस दे रखा है, वाटर के मॉलिक्यूल का रेडियस दे रखा है, हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका रेडियस दे रखा है, सैंड ग्रेन का दे रखा है, एंट का दे रखा है, और एप्पल का दे रखा है। ठीक है, तो एटम जो होता है वो वाकई काफ़ी छोटा होता है, हम जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, अब एटम इतना छोटा होता है लेकिन फिर भी इसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम स्टडी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास की चीज़ों को लगातार इफेक्ट करता है। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो इसी से बनी होती हैं, इसलिए हमें इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आता है मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स। एटम्स का पूरा नाम नहीं लिखते हैं हम, आपको भी पता होगा इस बात का। जैसे कि वाटर में मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने लिखा H2O। मैंने हाइड्रोजन के लिए H, कैपिटल H यूज किया, और ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O यूज किया। तो पुराने टाइम से जो है सिंबल्स का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा नाम लिखने के बजाय सिंबल्स को यूज करते हैं। डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को कुछ सिंबल्स दिए थे। एलिमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता था जब भी उनको लिखा जाता था। ठीक है, बाद में जाके बर्जीलियस नाम के एक साइंस एक्सपर्ट ने हमें सलाह दी कि जो एटम का सिंबल होता है वो उसके नाम से डिराइव्ड होना चाहिए, उसके नाम पे रखा जाना, उसके नाम के फर्स्ट लेटर को या पहले 2 लेटर्स को हमें उसका सिंबल बना देना चाहिए, ताकि याद करने में भी आसानी हो। ठीक है, और एटम जो है वो उसका एक सिंबल भी बन जाए। जैसे कि डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के, वो यहाँ दे रखे हैं, देखिए। हाइड्रोजन का क्या सिंबल था उस वक्त, ऑक्सीजन का क्या सिंबल था, कार्बन का क्या सिंबल था। तो ये जो है ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो इसको याद करने की सलाह नहीं देते हैं। ठीक है, वैसे आप अपने क्लास टीचर से, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे इस मामले में तो बेहतर रहेगा। वैसे एज अ टीचर आई सजेस्ट कि ये सीरीज़ जो है, ये जो टेबल है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है याद करनी। जस्ट आप इसके ऊपर एक लुक डालिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एंड दैट विल बी ऑल राइट। आगे देखिए, शुरुआत में जो एलिमेंट्स के नाम थे वो उस जगह के नाम पे रख दिए जाते थे जहां पे उनको खोजा गया था। जैसे कि कॉपर को साइप्रस नाम की एक जगह पे खोजा गया था, तो साइप्रस से बिगड़ के कॉपर नाम रख दिया इसका। कुछ मेटल्स के जो नाम है, कुछ एलिमेंट्स के जो नाम है वो कलर के ऊपर रख दिए गए। जैसे गोल्ड मेटल है, आप सबको पता है, सोना। गोल्ड का नाम गोल्ड रखा गया क्योंकि वो येलो कलर का होता है, और गोल्ड एक ऐसा वर्ड होता था इंग्लिश में जिसका मतलब होता था येलो। तो येलो कलर के मेटल मिला हमें, हमने उसका नाम क्या रख दिया, गोल्ड। अब आजकल IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी एलिमेंट के, कंपाउंड के नेम्स को, सिंबल्स को, यूनिट्स को अप्रूव करती है, उसके बाद ही वो वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। इसका अप्रूवल चाहिए होता है पहले। आजकल ज्यादातर जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, वो उसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट
या फर्स्ट टू लेटर्स को मिला के बनते हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ ऐसा है, सबके साथ नहीं है, ज्यादातर के साथ ऐसा है। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O, एल्यूमिनियम का सिंबल Al। ये देखिए, इसको लिखने का तरीका देखिए, जिन एलिमेंट्स के सिंबल में ज्यादा लेटर्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर अपर केस लिखा जाता है और उसके बाद जितने भी लेटर्स होते हैं वो लोअर केस लिखे जाते हैं। एल्यूमिनियम A कैपिटल L स्मॉल, दिस इज द करेक्ट डिनोशन। आगे आता है, कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो कुछ अलग तरीके से लिए गए हैं। जैसे कि क्लोरीन में Cl लिखा जाता है, जिंक में Zn लिखा जाता है, लेकिन ये डिराइव्ड इनके इंग्लिश नेम से ही है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो सिंबल्स हैं वो उनके लेटिन, जर्मन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे कि आयरन का सिंबल Fe होता है क्योंकि इसका लेटिन नेम फेरम है, फेरम से इसका सिंबल Fe बनाया गया है। सोडियम का सिंबल Na होता है क्योंकि इसका जो लेटिन नेम है दैट इज नेट्रियम। पोटेशियम को K सिंबल रखा जाता है, कैपिटल K से डिनोट किया जाता है पोटेशियम मेटल को, जो काफी रिएक्टिव मेटल होता है, आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। इसका जो नेम होता है वो केलियम होता है, इसीलिए इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर एक एलिमेंट को उसके केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पे एक टेबल दी गई है, आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करें, आपको लाइफ टाइम ये काम कर आएगी, जब तक आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहेंगे तब तक। आगे आता है आपका एटॉमिक मास। देखिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज करने के बाद अगली जो चीज साइंटिस्ट्स के दिमाग में आई, केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स के दिमाग में आई, दैट वाज एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का अपना कुछ स्पेसिफिक एटॉमिक मास होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो थियरी आई थी, इसने साइंटिस्ट को एनकरेज किया कि हम एटम का मास किसी तरीके से कैलकुलेट करें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इंडिविजुअल एटम का मास कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल था। क्यों इम्पॉसिबल था, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग अभी जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, समझ चुके होंगे अब तक। तो एटम आप सोचिए कितना छोटा है। पहली बात तो एटम को सेग्रीगेट करना, अलग करना मुश्किल, और अगर उसको हमने अलग कर भी लिया किसी टेक्निक से तो उसको मेजर कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो माइक्रोस्कोपिक सेल जो हमें नज़र नहीं आती छोटे साइज की वजह से, उसके अंदर भी लैक्स मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं उसके अंदर भी। तो इतने छोटे साइज के किसी भी सब्सटेंस को, किसी चीज़ को के मास को कैसे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, फिजिबल नहीं है हमारे लिए ऐसा करना। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एटम्स का जब भी कैलकुलेट किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ही कैलकुलेट किया जाता है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आपके सिलेबस के हिसाब से अभी आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते हम, रिलेटिव एटॉमिक मास ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो देखा कि हर 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन टू ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 3:4। कैसे निकाला ये रेशो, कार्बन का मास 12 ग्राम होता है एक एटम का, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है एक एटम का। तो 12:16 कैंसिल करने पे रेशो आता है 3:4। इसका मतलब कार्बन जो होता है, कार्बन 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन 4/3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। 1 ग्राम अगर कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 4/3 ग्राम। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट को शुरू में हमने यूज करना शुरू किया एटम्स के मास को मेजर करने के लिए। जैसे हम अपने मास को किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से शुरू में AMU एटॉमिक मास यूनिट को IUPAC ने यूज करवाना शुरू किया वर्ल्ड वाइड, लेकिन बाद में इसको बदल के U कर दिया गया। AMU का मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट, वहीं U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो पहले AMU यूज किया जाता था, आजकल U यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये इक्वल किसके होता है ये मैं आपको इसी चैप्टर में आगे थोड़ा सा हम जब अनवाइंड करेंगे तो बताएंगे। तो देखिए, अब सर्च शुरू हुई कि हम चलिए एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास तो निकाल लेंगे, लेकिन जो यूनिट लेंगे हम
वो कितनी होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम ये आया साइंटिस्ट के सामने। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, शुरू में जब AMU यूज़ किया जाता था तो 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन को क्या माना, एक यूनिट माना। शुरू में क्या लिया उन्होंने, एक ऑक्सीजन एटम लिया, उसके 16th मास को 1/16 ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम के 16th पार्ट को उन्होंने क्या माना, 1 AMU माना शुरू में। बाकियों का जो हम एटॉमिक मास निकालेंगे वो इसके रिलेशन में निकालेंगे। जैसे कि अगर किसी का एटॉमिक मास 10 AMU है, इसका मतलब उसके अंदर कितना मास है, उसके अंदर 10/16 ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 जितना मास है। शुरू में हमने इसी को क्यों लिया, अब 1/16 ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को ही हमने रिलेटिव यूनिट क्यों लिया, क्यों, इसके दो कारण थे। पहली बात तो ऑक्सीजन ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना सकती है। दूसरा, इस एटॉमिक मास यूनिट को जब हमने प्रॉपर माना, 1 AMU माना, तो ज्यादातर एलिमेंट्स का जो मास था वो होल नंबर्स में आ रहा था। होल नंबर्स में समझते हैं, 0 1 2 3 पॉइंट्स में नहीं आ रहा था, डेसिमल्स में नहीं आ रहा था, होल नंबर्स में आ रहा था। तो ये दो कारण थे कि हमने शुरू में 1/16 ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 को 1 यूनिट मान लिया। लेकिन बाद में 1961 में IUPAC ने इसको चेंज किया, कार्बन 12 आइसोटोप को लिया उन्होंने। अब आजकल 1U किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ C12। दिस इज द यूनिट विच इज यूज्ड नाउअडेज। अब हम इसका यूज करते हैं। कार्बन 12 जो होता है, कार्बन के मैंने आपको आज बताया कि आइसोटोप होते हैं। मेनली जो कार्बन हमारे आसपास मिलता है, हम भी उसी कार्बन से बने होते हैं, कार्बन 12 से। तो कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट को हमने 1 यूनिट मान लिया। अब बाकी जितने भी एटम्स का हम मास निकालते हैं या मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं, वो इसी के हिसाब से निकालते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब हमने इतनी छोटी यूनिट ही क्यों ली, हमें इतनी छोटी यूनिट लेनी पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि एटम का मास बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हमें उसकी यूनिट भी छोटी लेनी थी, ताकि एटम्स के मास को आसानी से हम एक्सप्रेस कर पाए नंबर्स में। ठीक है, जैसे कि अब इसने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए ये कार्बन एटम है, वाटरमेलन, इसके 12 बराबर पीसीज कर दिए हमने। तो जो इसका एक पीस है, दिस इज इक्वल टू 1U। दिस इज इक्वल टू 1U इफ यू आर कंसिडरिंग अ कंप्लीट वाटरमेलन टू बी 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, आगे आता है आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, उसको डेफिनेशन दें, इज द एवरेज मास ऑफ एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जब हम निकालते हैं तो हम उसको किसके रिलेशन में निकालते हैं, U के रिलेशन में निकालते हैं। और U किसके इक्वल होता है, 1U किसके इक्वल होता है, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये यहां पे कुछ वाइडली यूज्ड एलिमेंट्स के मासेस दिए गए हैं। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1U, एक कार्बन एटम का मास होता है 12U, एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14U, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40U। तो ये एटॉमिक मास हैं जो आपको लर्न करने चाहिए, मेमोराइज करने चाहिए, आपके काम आएंगे। आगे आता है एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर जो एटम्स हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ को छोड़ के, जैसे कि हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं एटम्स। लेकिन ज्यादातर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन मिलता है O2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन मिलता है H2 की फॉर्म में, क्लोरीन मिलता है Cl2 की फॉर्म में, सल्फर मिलता है S8 की फॉर्म में। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो
इंडिपेंडेंटली, ज़्यादातर एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2O, ये एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में बड़े आराम से, लेकिन अगर मैं H और O तीनों को अलग अलग कर दूं तो ये तीनों अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये किसी न किसी चीज के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। आगे आता है मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड एंड टाइटली हेल्ड टुगेदर। ये प्रॉपर डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, दैट आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, दैट आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हम अपने आसपास देखते हैं, उनकी सबसे छोटी फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। जैसे कि वाटर देख लिया हमने, ठीक है, तो वाटर के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहेंगे हम, 1H2O। भाई ये एक H2O है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है, उसकी ये पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या नाम दिया जाएगा, H2O नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह की होती हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की। जब एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, जब एक ही तरह के एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे कि H2, O2, N2, Cl2, ठीक है, P4, तो एक ही तरह के H2 में दोनों हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन है। तो जब एक ही तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अकेले होते हैं, जैसे कि आर्गन का एटम भी Ar ही है और मॉलिक्यूल भी Ar ही है। हीलियम का एटम भी He है और मॉलिक्यूल भी क्या है, H ही है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में। ओजोन कैसे एग्जिस्ट करता है, O3 की फॉर्म में, ओजोन, ठीक है। आगे बात करते हैं एटोमिसिटी की। नंबर ऑफ एटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। जैसे कि ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2, ठीक है। ओजोन में कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 3। फॉस्फोरस में कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, 4, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 4, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इसलिए हम एटोमिसिटी की बात करते हैं। देखिए आगे, आर्गन मोनोएटॉमिक है, अकेला एटम एग्जिस्ट करता है। हीलियम मोनोएटॉमिक है, He अकेला एटम एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन डायटोमिक है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन डायटोमिक है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन डायटोमिक है, N2 की फॉर्म में पाया जाता है हमारे आसपास। क्लोरीन डायटोमिक है, Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है, P4 की फॉर्म में पाया जाता है, टेट्रा का मतलब 4। सल्फर पॉलीएटॉमिक है, S8 की फॉर्म में पाया जाता है हमारे आसपास, ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब अलग अलग तरह के एटम्स आपस में कंबाइन करें। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 तरह के एटम्स ने, 2 अलग अलग तरह के एटम्स ने आपस में कॉम्बिनेशन किया है, तो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया वाटर का, अमोनिया में NH3, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2। यहाँ पे रेशो बाय मास भी दिया गया है, ठीक है, रेशो बाय मास। वाटर में कितना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो 1:8। अमोनिया में नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन रेशो कितना होता है, 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन टू ऑक्सीजन रेशो कितना होता है, 3:8, ठीक है। तो पार्ट 1 में इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे व्हाट इज एन आयन। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करते किए बिना मत जाइए प्लीज़ वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।